मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पिता और उसके बेटे को एक छोटी सी नाव पर मछलियां पकड़ते देख पा रही हैं। अचानक उस लड़के को दूर पानी में एक राक्षस दिखता है, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि यहाँ हम दोनों के सिवाय कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा फिर से अपने पिता को पानी में उठ रहे बुलबुले दिखाता है और कहता है कि ये देखो यहाँ कोई है। ये सब देख उसके पिता को भी वहाँ कुछ अजीब लगता है। फिर उसका पिता एक मछली पकड़ने वाले कांटे से वहां से जोर से मारता है, लेकिन उसे वहां पर एक खाई हुई मछली ही मिलती है। तभी वह राक्षस नाव पर हमला कर देता है, जिससे लड़के का पिता पानी में गिर जाता है। जब उसका पिता नाव में वापस आने की कोशिश करता है तो वह राक्षस उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अब हमें पानी से खून भी निकलता दिखाई दे रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़के का पिता उस राक्षस का शिकार हो चुका है। और यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम 10 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ हम सुयेंग को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड को एक हाथों से बनाई हुई नाव गिफ्ट करता है। दरअसल इस लड़की का नाम टोक्यो है। सुयेंग टोक्यो को बहुत पसंद करता है, लेकिन उन दोनों को एक साथ टोक्यो के पिता देख लेते हैं और सुयेंग को टोक्यो से दूर रहने का कहते हैं। बाद में जब सुयेंग बाजार से जा रहा था तो वो देखता है कि एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ सभी को कहे जा रहा है कि नदी के किनारे एक लाश मिली है। ये सब सुन सभी लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और जब लाश को देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि लाश का सर गायब था। फिर उन लोगों में से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है और कहता है कि जिसका डर था वही हुआ, अब वो जाग चुका है। सभी उसकी बात से घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वह व्यक्ति कहता है कि जैसे हमने 10 साल पहले एक जवान लड़की की बलि दी थी, वैसे ही हमें इस बार भी एक लड़की की बलि देनी होगी। इतना कहते ही टोक्यो के पिता कहते हैं कि ये बूढ़ा पागल हो चुका है, हमें इसकी बात नहीं माननी चाहिए। ये एक और मासूम की जान लेने में तुला है। फिर हम देखते हैं कि सुयेंग भीड़ से निकलकर अपने घर जाने लगता है कि तभी रास्ते में सुयेंग को टोक्यो का भाई मिलता है, जो एक बतख पर अपनी गुलेल से निशाना लगा रखा था। सुयेंग उसे अपने घर जाने के लिए कहता है और बोलता है कि बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है। तभी हम बतख को देखते हैं जिसे कोई पानी में खींच लेता है। आगे हम देखते हैं कि टोक्यो के पिता उसे अपने भाई को बुलाने के लिए कहते हैं और फिर टोक्यो अपने भाई को ढूंढने के लिए चली जाती है। अब हम टोक्यो के भाई योचुंग को देखते हैं, जो उस बतख को ढूंढने के लिए पानी में चला जाता है, लेकिन योचुंग को वहीं दूर वह राक्षस मिलता है। आगे शाम को सभी लोग योचुंग को ढूंढने में लग रहे थे कि तभी सुयेंग को योचुंग की बॉडी पानी में तैरती दिखाई देती है। अब सभी लोग योचुंग की मौत से काफी दुखी हो जाते हैं और उस बलि को देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिसके बारे में उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। अब अगले दिन का समय दिखाया जाता है जब सभी व्यक्ति उस बलि की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वहां टोक्यो के पिता आ जाते हैं और हल्ला मचाकर उस बलि के लिए तैयार की गई राक्षस की मूर्ति को भी तोड़ देते हैं। इसके आगे टोक्यो के पिता और कुछ करते कि तभी गांव वाले उन्हें पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। आगे हम माहौल शांत होने के बाद टोक्यो के पिता को देखते हैं, जो एक नाव में बैठकर बम और बारूद को पानी में फेंक रहे थे ताकि वह राक्षस मारा जा सके। लेकिन गांव वाले उनकी इस बेवकूफ़ी को देखकर उन्हें एक पिलर से बांध देते हैं और फिर थोड़ी देर में वहां टोक्यो और सुयेंग भी आ जाते हैं। लेकिन टोक्यो के पिता को तो बस अपने बेटे की याद सता रही थी। अब रात को जब टोक्यो के पिता अकेले बंधे थे कि तभी वो राक्षस उन पर ऊपर से हमला कर देता है और उनका सर बड़ी बेरहमी से खा जाता है। अगली सुबह जब टोक्यो अपने पिता को खाना देने जाती है तो वह काफी डर जाती है, क्योंकि उसके पिता का सर ही नहीं था। अब आगे हम देखते हैं कि टोक्यो फैसला करती है कि राक्षस के पास बलि के तौर पर वह खुद जाएगी और उस राक्षस से अपने पिता का बदला जरूर लेगी। लेकिन सुयेंग उसके इस फैसले से काफी परेशान था। अब सुयेंग भी उस राक्षस से लड़ने के लिए अपने साथियों के साथ सारे हथियार तैयार कर लेता है। अगले दिन जब टोक्यो अपनी बलि देने के लिए तैयार थी तो सुयेंग भी अपनी नाव लेकर आ जाता है और सभी गांव वालों को कहता है कि मैं जब छोटा था तो मैं अपने पिता को उस राक्षस से नहीं बचा पाया,
लेकिन आज मैं बिना डरे टोक्यो को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सुयेंग की इस बात से टोक्यो भी काफ़ी खुश हो जाती है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि जो कहानी के स्टार्टिंग में जो बच्चा दिखाई दिया था वह और कोई नहीं सुयेंग ही है। आगे हम देखते हैं कि सुयेंग का साथी राक्षस को पकड़ने के लिए पानी में मीट के टुकड़े डालता है। उस जंजीर में हलचल होने पर सभी लोग उस जंजीर को खींच लेते हैं तो वो देखते हैं कि मीट का टुकड़ा तो गायब है। फिर सुयेंग के मना करने के बावजूद उसका साथी राक्षस को देखने के लिए पानी में कूद जाता है। कुछ समय बाद उसके पानी से न आने पर सभी को चिंता होने लगती है। वे सभी देखते हैं कि पानी से खून निकल रहा है और तभी सुयेंग के दोस्त का सर पानी से उछलकर उनकी नाव पर आकर गिरता है, जिसे देख सभी काफी डर जाते हैं। फिर वह राक्षस भी उन पर हमला कर देता है और एक व्यक्ति को भी अपने साथ पानी में ले जाता है और उसके सर को भी बड़ी बेरहमी से खा जाता है। फिर कैसे न कैसे वे लोग उस राक्षस को एक जाल में फंसा लेते हैं, पर बदकिस्मती से वह राक्षस जाल समेत पानी में कूद जाता है। आगे हमें रात का वक्त दिखाई देता है जहां पर सुयेंग का साथी उनकी टीम के 2 लोगों की मौत से काफी घबराया हुआ था और उस गांव से भाग चलने की बात कर रहा था, लेकिन सुयेंग उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हमें उस राक्षस को मारना ही होगा। लेकिन वह सुयेंग की बात नहीं मानता और वहां से जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जाते समय उसे अपने आसपास किसी के होने की आहट सुनाई देती है और फिर वो तालाब के पास पहुंच जाता है। उसे पता था कि उसके आसपास वही राक्षस है और वो राक्षस से हाथ जोड़कर भीख मांगता है कि प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन वह राक्षस उसे भी मार देता है और वह राक्षस उस गांव में आ जाता है जहां उस राक्षस को एक घर में एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वह राक्षस उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो तो एक नकली घास का बना पुतला था। दरअसल उस राक्षस को मारने के लिए सुयेंग और उसके साथियों ने एक जाल बिछा रखा था। आगे बड़ी मुश्किल से सुयेंग ने उस राक्षस को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया था। सुयेंग के इस कार्य से सभी गाँव वाले बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, सिवाय एक बूढ़े व्यक्ति के जो अभी भी बस यही कह रहा था कि तुमने यह बहुत गलत किया है और वो राक्षस तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन उसकी इस बात को सभी इग्नोर कर देते हैं और राक्षस के पकड़े जाने पर जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी बस थोड़ी देर ही थी। अब सभी लोग पार्टी करके रात को खुले में सो जाते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति भी राक्षस के पिंजरे के पास ही सो रहा था, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि वह राक्षस पिंजरे में से गायब है। तभी राक्षस उसके सामने आ जाता है और उसे पटाखे के तरह फोड़ देता है और वो राक्षस सभी बाहर सो रहे व्यक्तियों को भी मार देता है। राक्षस सुयेंग के दोस्त के पेट में हाथ डालकर उसे भी मार देता है। अगली सुबह सभी लोग उनके लिए दुखी होते हैं जो पिछली रात उस राक्षस के हाथों मारे गए थे। अब सभी गांव वालों को यकीन हो जाता है कि उस राक्षस से सभी को मिलकर लड़ना होगा और सभी गांववासी अगले दिन उस राक्षस को मारने के लिए एक नाव पर खड़े थे और वो राक्षस भी वहां आ जाता है। इस लड़ाई में काफ़ी गांव वाले मारे जाते हैं और वह राक्षस भी काफ़ी जख्मी हो जाता है। आखिरकार सुयेंग नुकीले बड़े कीलों से उस मॉन्स्टर के पेट पर कई बार वार करता है और दोनों कील उस मॉन्स्टर की आंख में घुसा देता है, जिससे वह मॉन्स्टर भी मारा जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।